हेलो, क्या हाल है? बढ़िया। चलिए यार शुरुआत करते हैं आज एक नई कहानी की। हम बात कर रहे थे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में। तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं जो है कि आज लिम्फ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, राइट? ठीक है, तो लिम्फ में, अच्छा लिम्फ से पहले, लिम्फ डिस्कस करने से पहले, ठीक है, मैं आपको कुछ और भी डिटेल, आपकी जो पिछली चीजें हैं उसको मैं रिवाइज कर दूं जरा सा, है ना। अगर मैं लिम्फ के बारे में बात करने जा रहा हूं तो आज लिम्फ से पहले, है ना, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूं, थोड़ा सा रिवाइज कर लूं चीजें। ठीक है, ये बताइए, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं तो मैं बताना आराम से, यहां दिख रहा है, ये सही है। अगर मैं बात कर रहा हूं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की, है ना, तो ये बताइए कि बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में, ठीक है, क्यों जरूरत है? व्हाई इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, क्यों जरूरत है बताओ? क्योंकि सेल्स के पास में न्यूट्रिएंट्स को, है ना, पहुंचाना है। ठीक है, इसके साथ साथ ऑक्सीजन को पहुंचाना है, इसके साथ साथ आपको किसको पहुंचाना है? ठीक है, गुड इवनिंग। इसके साथ साथ किसको पहुंचाना है? आपको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, और इसके साथ साथ आपको कुछ मिनरल्स, है ना, हार्मोन्स, इन सारी चीजों को आपके ब्लड, आपके सेल्स तक पहुंचाने हैं, और सेल्स से सारी चीजों को वापस, जो भी वहां पे वेस्ट मटेरियल बन रहे हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहे हैं, इसके साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ठीक है, इनको क्या करना है? बॉडी के बाहर ले जानी, राइट? क्लियर है? अच्छा, ये बात बताइए, अगर मैं आपसे ये बात करूं कि ये बताइए कि अगर मैं बात करूं कि जो बॉडी फ्लूइड है, यानी जो आपकी बॉडी फ्लूइड से जो सर्कुलेशन है, क्या ये सर्कुलेशन सबसे स्मॉल, सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म से लेकर के सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तक की जरूरत है? यस, है ना। अच्छा, ये बताइए, क्या अगर मैं बात करूं, क्या जितने ऑर्गेनिज्म है, अगर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, क्या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में सर्कुलेटरी सिस्टम अलग अलग है? यस, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? सब में अलग अलग है। अच्छा, ये बताइए, अगर मैं बात करता हूं स्पॉन्ज की, यानी पोरीफेरा, तो पोरीफेरा और सिलेंड्रेटा, इनमें कैसे हो रही है डिफ्यूजन, है ना, कैसे हो रही है? सिंपल डिफ्यूजन। इसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है कि बॉडी जो है, आसपास में जो वाटर सराउंड है, ठीक है, यहां से बॉडी, जो वाटर है वो उनके बॉडी कैविटी में आ रही है, और वहां से सेल्स के थ्रू जो है कि वहां से ट्रांसपोर्ट हो रही है। ठीक है, जो भी चीजें हैं उसी, यानी जो वाटर सिस्टम है, वाटर कैनाल सिस्टम है, उस सिस्टम के थ्रू इनमें सर्कुलेशन हो रही है, राइट? क्लियर है? अब हमने आपसे बात किया, हमने ये बताइए कि अगर मैं बॉडी फ्लूइड्स की बात करता हूं तो कितने ऐसे सिस्टम्स हैं, कौन कौन से बॉडी फ्लूइड्स आपकी बॉडी में? बताओ, बोलो। दो। कौन कौन से हैं? दो। बोलते जाओ, कितने हैं? दो। कौन कौन से हैं? ब्लड और लिम्फ। कौन कौन से हैं? ब्लड एंड लिम्फ। अच्छा, बताइए, गुड, ऐसे बोलना है, ठीक है, बिल्कुल रेगुलर क्लासेस की तरह जैसे है, बिल्कुल एकदम उसी चीज को, बस क्लास को रिकॉर्ड करके पोस्ट करना है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ब्लड और लिम्फ। अच्छा, ये बताओ कि मोस्ट कौन सा चीज है, सबसे ज्यादा यूज कौन हो रहा है? ब्लड। कौन? ब्लड। अच्छा, ये बताइए, अगर मैं ब्लड की बात करूं बेटा, तो ब्लड कितने चीजों से मिलकर बना है? तीन। कितने चीजों से? तीन। अच्छा, ब्लड क्या है? एक जो है कि जनरल कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा है? जनरल। बहुत मारेंगे, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है ये। ठीक है, कैसा है? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, जनरल नहीं है। क्या है? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो ब्लड जो है ये, इसमें तीन चीजें मिलकर बनी होती है। कौन कौन से बताओ? फॉर्म्ड एलिमेंट, प्लाज्मा और मैट्रिक्स। बताओ फिर से। फॉर्म्ड एलिमेंट, प्लाज्मा और मैट्रिक्स, इन तीनों चीजों से मिलकर बनी हुई है। अच्छा, प्लाज्मा का नाम सुना है आपने? यस। अच्छा, प्लाज्मा जो होती है ये नॉन विस्कस फ्लूइड है। कैसी है? नॉन विस्कस फ्लूइड। विस्कस फ्लूइड है, पक्की बात है ना? हाँ, तो ध्यान देना इस पे, है ना, अभी क्योंकि आज ही एकदम सब क्वेश्चन देख के आया हूँ पूरा बढ़िया से, है ना। तो ये कैसा है? नॉन विस्कस फ्लूइड है। अच्छा, हाँ, विस्कस फ्लूइड है, दिमाग यहीं पे है ना, वेरी गुड। तो ये कैसी है? विस्कस फ्लूइड है। अच्छा, ये बताइए, किताब बंद करो पहले तुम लोग, तो किताब बंद करो सबके सब, एनर्जी में बोलो यार, है ना, क्लास की तरह। ठीक है, कैसी है ये? विस्कस फ्लूइड है। अच्छा, इसका कलर कैसा होता है? कैसा? स्ट्रॉ कलर, भूसे की तरह, है ना। अच्छा, इसमें अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें सबसे ज्यादा क्या मिलता है? वाटर। कितना परसेंट? 90 to 92%। कितना? 90 to 92%। ठीक है, सारी एनसीईआरटी डाटा हम फॉलो करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें प्रोटीन कितने मिलते हैं? कितना? कितना? वेरी गुड। कौन कौन से प्रोटीन है बताओ? फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। क्या? फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। अच्छा, क्या यही तीनों प्रोटीन मिलते हैं? एनसीईआरटी ने बस यही बोला है कि यही, सिर्फ यही बोला है कि यही मिलते हैं, या फिर कुछ और भी बोला है? आपने ध्यान नहीं दिया है, बोला है कि ये तीन मेजर है। ऐसा नहीं कि इसके अलावा और नहीं है, इसके अलावा और भी है, बट ये तीन मेजर है। ट्रांसफेरिन भी मिलता है, और भी जो है कि आपके प्रोटीन मिलते हैं, बट तीन ये मेजर है, राइट? ये तीन क्या है? मेजर है। कौन कौन से बताओ? फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। अच्छा, फाइब्रिनोजन का काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग या फिर ब्लड कोआगुलेशन, है ना। अच्छा, ग्लोबुलिन का काम क्या है बताओ?
डिफेंस मैकेनिज्म। क्या? डिफेंस मैकेनिज्म। अच्छा, एल्बुमिन का काम क्या है? ऑस्मोटिक बैलेंस में। क्या? ऑस्मोटिक। अच्छा, एक बात बताइए, क्या इसमें कुछ मिनरल्स भी मिलते हैं? यस। कौन कौन से मिनरल्स है? सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम और कैल्शियम। अरे याद करो, तुमको कैल्शियम बताया था ना कि कैल्शियम बहुत मेजर रोल प्ले करता है, तो प्लाज्मा में मिलना चाहिए ना कैल्शियम, इसीलिए तो कैल्शियम मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। और सोडियम और क्लोराइड, क्लोराइड शिफ्ट की बात करिए, याद करिए, मैंने क्लोराइड शिफ्ट हैंगबर्गर फिनोमेना मैंने बताया था, है ना, तो वहां पे भी क्लोराइड की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सोडियम की भी रिक्वायरमेंट है, सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाता है ना, ब्लड, है ना, आपकी जो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आपकी यहाँ पे ये प्लाज्मा के बारे में बात हो गई। अच्छा, एक बात बताओ, प्लाज्मा में क्या कुछ और भी मिनरल्स या फिर कुछ और भी सब्सटेंस मिलते हैं क्या? ग्लूकोज मिलता है प्लाज्मा में? यस। एमिनो एसिड मिलता है? यस, है ना, ग्लूकोज मिलता है, एमिनो एसिड मिलते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको प्लाज्मा में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, अगर मैं बात करूं कि प्लाज्मा में से अगर मैं क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दूं तो क्या बनेगा? बताओ, सीरम। क्या बनेगा? सीरम। तो प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज इक्वल टू व्हाट? सीरम। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज इक्वल टू सीरम। याद रहेगा ना? यार देखो, मुझे भी याद हो सकता है, तुम्हें भी याद हो सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की एक लाइन तुम्हें याद हो सकती है एकदम, बस खाली बार बार रिवाइज करने की जरूरत है और कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, अब अगर मैं फॉर्म एलिमेंट की बात करूं तो बताइए, फॉर्म एलिमेंट में सबसे पहला क्या है? एरिथ्रोसाइट। क्या है? एरिथ्रोसाइट। फिर से बोलो। अच्छा, एरिथ्रोसाइट का दूसरा नाम क्या है? रेड ब्लड सेल्स। क्या? रेड ब्लड सेल्स। अच्छा, बताओ, सबसे ज्यादा कौन सी ब्लड सेल्स मिलती है? रेड ब्लड सेल्स। क्या? आरबीसी। क्या? आरबीसी। कितना होता है? 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। फिर से बताओ, 5 to 5.5 mm, हाँ, 5 to 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूबिक मिलेगा। ठीक है। अच्छा, बताइए, अगर यहां भी इतना संख्या में मिल रहा है तो ये बताइए कि ये कहां पे बनता है? बोन मैरो। कहां पे? याद है ना? हाँ, कहां बनेगा? बोन मैरो। एक एक लाइन एनसीईआरटी की रिवाइज हो रही होगी पूरी, है ना, तो कितना है? कहां पे है? बोन मैरो में। अच्छा, बताइए, अगर मैं बात करता हूं कि बोन मैरो में ये चीज बन रही है, तो अच्छा, ये आपको रेड कलर की दिखाई दे रही है, क्यों रेड कलर की दिखाई दे रही है? हीमोग्लोबिन। क्यों? हीमोग्लोबिन। अच्छा, हीमोग्लोबिन का जो सेंट्रल एलिमेंट है कौन सा है? आयरन। क्या है? आयरन। अच्छा, एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लेकर जाती है? 4। कितने? 4। कितने? 4। अच्छा, जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, इसमें कितने चेन होते हैं? 2 मतलब 4 चेन होते हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा के, 2 अल्फा और 2 बीटा के। अच्छा, जो हीमोग्लोबिन है वो रेड कलर का कंपाउंड होने की वजह से ये क्या होता है? रेड कलर का होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मैं बात करूं आरबीसी की, तो ये बताइए कि आरबीसी सारे के सारे मैमल्स में क्या होता है? बाइकॉन्केव होता है। कैसा होता है? बाइकॉन्केव। क्या? बाइकॉन्केव। बहुत मार मारेंगे सारे, मोस्ट ऑफ द मैमल एनसीईआरटी लिख रही है। क्या? मोस्ट ऑफ द। यही सारी चीजें हैं जो नीट एंड बच्चा गलती करता है। एनसीईआरटी की लाइन कुछ और कह रही है, तुम कुछ और पढ़ रहे हो। मोस्ट ऑफ द मैमल। क्या? मोस्ट ऑफ द मैमल में जो आरबीसी होती है वो ई न्यूक्लिएट होती है। क्या? मतलब न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। अच्छा, और क्या चीज मिलेगा इसमें? ये बाइकॉन्केव होते हैं। क्या? बाइकॉन्केव होते हैं। सरफेस एरिया बढ़ जाएगी इसकी वजह से ना, ऑक्सीजन जो है कि वो, और दूसरी बात, इनको ट्रांसपोर्ट करने में काफी हेल्प मिलती है। ठीक है, तो इसलिए, और ये जो आपकी हीमोग्लोबिन है, जो आपकी आरबीसी है, ठीक है, ये बाइकॉन्केव होती है मोस्ट ऑफ द मैमल। तो किसमें नहीं होती है? तो कैमल में, और ठीक है, कैमल, है ना। ठीक है, चलो अब और भी हम डिस्कस करें तो ये बताइए कि अगर मैं आपसे बात करता हूं कि जो आपकी ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, ठीक है, ये CO2 के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। अच्छा, ये बताइए, अगर मैं बात करता हूं कि जो एवरी 100 ml ऑफ द ब्लड है उसमें कितना अमाउंट ऑफ आपकी कितनी ग्राम हीमोग्लोबिन मिलेगी? 12 से 16 ग्राम। कितना? याद नहीं है। कितना? 12 से 16 ग्राम। अच्छा, ये बताइए कि आरबीसी जो है अगर एक बार बन गई तो क्या पूरी जिंदगी चलती रहती है? क्या नहीं। कितने दिन की इसकी? कितना? 120। ये लाइफ स्पैन कितनी होती है इसकी? कहां पे आके मरता है ये? स्प्लिन में। क्या बोलते हैं स्प्लिन को? ग्रेवयार्ड। क्या? ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी, या फिर क्या बोलते हैं? रिजर्वायर ऑफ द आरबीसी। याद रहेगा। अच्छा, ल्यूकोसाइट का नाम सुने हो? क्या बोलते हैं उसको? क्या? अच्छा, WBC जो है, ठीक है, ये आरबीसी से ज्यादा मिलती है कि कम मिलती है? क्या? अच्छा, क्या यहाँ पे ये ग्रीन या फिर कोई किस कलर का होगा या फिर कलरलेस होगा? क्या होगा? क्यों कलरलेस है? वेरी गुड। क्या? हीमोग्लोबिन नहीं है। अच्छा, ये बताइए, अगर मैं बात करूं तो ये कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कितने टाइप के? 2 टाइप के, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन्यूल्स, है ना। अगर ग्रेन्यूल्स है तो ग्रेन्युलेटेड, और नहीं है तो एग्रेन्युलेटेड। अच्छा, एग्रेन्युलेटेड में कौन कौन आएंगे? 2, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। कौन कौन से? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अच्छा, बाकी अगर मैं बात करूं तो ग्रेन्युलेटेड में कौन आएंगे? कौन कौन से बताओ?
एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। वेरी गुड, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। अच्छा ये बताइए, अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा कौन मिलता है? न्यूट्रोफिल्स। सबसे ज्यादा कौन मिलता है? सबसे ज्यादा कौन मिलता है? मैंने ट्रिक बताई थी आपको, है ना? मैंने ट्रिक बताई थी ना, क्या था? NLMEB, ठीक है, NLMEB, ठीक है, ये ट्रिक था, ठीक है। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा है, लिम्फोसाइट उससे बाद है, मोनोसाइट, फिर इस्नोफिल, फिर बेसोफिल, यानी बेसोफिल सबसे लिस्ट होती है और न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होती है। अच्छा बताइए, जो न्यूट्रोफिल्स है और मोनोसाइट्स है, ठीक है, जो न्यूट्रोफिल्स है और मोनोसाइट्स है, ये कैसे नेचर के होते हैं? फैगोसाइटोसिटिक नेचर होते हैं। कैसे? फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं, है ना? ये क्या करते हैं, कोई भी जो एंटीजन होती है उसको क्या करते हैं, पकड़ के किल करते हैं, खा जाते हैं, ठीक है। अच्छी बात बताइए, जो आपकी जो इस्नोफिल्स होती है, ठीक है। अच्छा, बेसोफिल्स क्या रिलीज करती है बताइए? बेसोफिल सिक्रीटी नेचर के होते हैं, क्या रिलीज करती है बताइए? हिपेरिन, सेरोटोनिन और हिस्टामिन। क्या क्या रिलीज करती है? हिपेरिन, सेरोटोनिन और हिस्टामिन, ठीक है। अच्छा ये बताइए, अगर मैं बात करूं इस्नोफिल, ठीक है, तो इस्नोफिल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए, है ना? किसके लिए? एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है। अगर बढ़ जाएगी तो एलर्जी, इससे मतलब इसमें एलर्जी हो जाती है, ठीक है। अच्छा बात करते हैं मोनोसाइट, तो मोनोसाइट कितने टाइप के होते हैं? दो। कौन कौन से? सॉरी, लिम्फोसाइट कितने होते हैं? दो। कौन कौन से? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। अच्छा, बी और ये लिम्फोसाइट होते हैं किसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इम्यून सिस्टम के लिए। किसके लिए? इम्यून सिस्टम के लिए। अगर मैं बात करता हूं बी लिम्फोसाइट जो होती है वो इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जो हाँ लीजिए, ठीक है। तो जो लिम्फोसाइट होती है वो दो होती है, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। अच्छा, जो बी लिम्फोसाइट होती है वो क्या बनाती है? ह्यूमरल इम्यूनिटी। क्या बनाती है? ह्यूमरल इम्यूनिटी बनाती है, जबकि टी लिम्फोसाइट सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी बनाती है। अगर ग्राफ्ट रिजेक्शन की बात करें बेटा, तो ग्राफ्ट रिजेक्शन में कौन हेल्प करेगा? टी लिम्फोसाइट, है ना? कौन? टी लिम्फोसाइट। कौन? टी लिम्फोसाइट। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि अगर ऑर्गन डोनेट करना है या फिर अगर ट्रांसप्लांट करना है हमें, तो सबसे पहला सबसे बढ़िया प्रेफरेंस कौन होता है? सिबलिंग्स। कौन? सिबलिंग्स, मतलब जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है ना, बेसिकली, है ना? मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो है वो सबसे बढ़िया। उसके बाद कौन आएंगे? हमारे पेरेंट्स, ठीक है। फिर सिबलिंग्स के ले सकते हैं, ठीक है। और बाद में हम रिलेटिव वगैरह को आगे चल के देखते रहते हैं, ठीक है। अच्छा बताइए, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा कि ये तो हो गया। अच्छा, थ्रोम्बोसाइट का नाम सुना है? अच्छा, इसके WBC के कितने होते हैं? WBC के अमाउंट तो बता दो कितना? 6000 to 8000, 6000 to 8000 पर mm क्यूब, है ना? mm पर क्यूबिक, ठीक है। क्लियर रहेगा? बोलो भाई, क्लियर है? आगे चलिए। थ्रोम्बोसाइट का नाम सुना है? कौन है? किसको बोलते हैं? प्लेटलेट्स को। अच्छा, प्लेटलेट्स का सेल के फ्रेगमेंट होते हैं क्या? प्लेटलेट्स का सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं? बोलो भाई, यस। अच्छा ये बताइए, कौन से स्पेशल सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं? मेगा कैरियोसाइट के। किसके? मेगा कैरियोसाइट्स। अच्छा, मेगा कैरियोसाइट्स कहां पे मिलेगा? बोन मैरो के अंदर। स्पेशल सेल होती है बोन मैरो के अंदर, है ना? क्या स्पेशल? कितनी होती है इसकी? कितनी इसकी वैल्यू कितनी होती है? हाँ, 1.5 to 3.5 लाख, 1.5 to 3.5 लाख, है ना? फिर से वही है mm पर क्यूबिक, है ना? ये डेटा है आपके एनसीईआरटी की, राइट? क्लियर रहेगी बेटा? अच्छी बताइए, अगर मैं बात करूं कि अगर मान लो किसी में प्लेटलेट्स डाउन हो जा रही है तो क्या दिक्कत होगी? ब्लड क्लॉट नहीं होगा। ब्लड क्लॉट नहीं होगा, मतलब सिंपल ब्लीडिंग भी बहुत, मतलब सिंपल कट भी एक्सेसिव ब्लीडिंग ले जाएगी, तो ब्लड लॉस ज्यादा हो जाएगा, है ना? तो उसकी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी, राइट? नहीं समझ में आया? क्लियर है? अच्छा ये बताइए, अब हम और भी आगे चलते हैं। हमने कहा था ब्लड ग्रुपिंग को लेकर के, है ना? हमने बात की थी। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं बात ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बात करूं तो ब्लड ग्रुपिंग कितने टाइप के? बेसिकली दो टाइप के। कौन कौन से? एक एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और एक आरएस ब्लड ग्रुपिंग। अच्छा, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में जो ये किस बेसिस पे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग रखा गया है? ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ आरबीसी। क्या? एंटीजन के प्रेजेंस पे, जो कि सरफेस पे प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आरबीसी के सरफेस पे, अच्छा ये बताओ एंटीबॉडी कहां पे मिलती है? प्लाज्मा में। अरे अभी तो पढ़ के आए हैं सारी पे, है ना? तो एंटीबॉडी कहां पे मिलेगी? प्लाज्मा में। और बाकी अगर एंटीजन की बात करें तो आरबीसी सरफेस पे, है ना? आरबीसी के सरफेस पे क्या मिलेगा? एंटीजन। अच्छा, जो एंटीजन होती है बेटा, जो एंटीजन होती है, अगर एंटीजन एक स्पेशल टाइप की, हालांकि प्रोटीन है, ठीक है, अगर एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन है जिसको हमने नाम दे दिया ए, तो अगर एंटीजन ए है तो हमारी ब्लड ग्रुप कौन सी होगी? ए। क्या? ए। क्या? ए। अगर मान लो एंटीजन बी है तो
अगर दोनों इंटीजर है तो AB, अगर कोई भी इंटीजर नहीं है, अच्छा सब के सब कहां मिल रहे हैं? आरबीसी के सरफेस पे। कहां पे? आरबीसी के सरफेस पे। समझ में आ रहा है? रिवाइज हो रही है सारी चीजें। अच्छा ये बताइए, अगर मैं बात करूं, अगर मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है, यानी उसमें आरबीसी के सरफेस पे कौन सी इंटीजर होगी? ए। तो उसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी होगी? बी। यानी दोनों तो एक साथ नहीं रहेगा ना। अगर एक साथ रहेगा तो क्या हो जाएगा? क्लॉट हो जाएगी, यानी जो है कि ब्लड क्या हो जाएगी? कोलैप्स कर जाएगी, है ना, खत्म कर देंगे दूसरे को। और इसमें ब्लड खत्म हो जाएगा तो फिर एक आदमी खत्म, है ना, इंसान खत्म। ठीक है, क्लियर? अच्छा ये बताइए, अगर मान लीजिए ब्लड ग्रुप बी है ना, अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? ए। एंटीबॉडी कौन सी होगी? अगर ए भी ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडी कोई नहीं होगी, एंटीबॉडी कोई नहीं होगी। अगर मान लीजिए ब्लड ग्रुप, अगर एंटीबॉडी, अगर एंटीजन कोई नहीं है आरबीसी सरफेस पे, तो एंटीबॉडी क्या होगी? दोनों, है ना, ए बी। अच्छा अगर बात करूं मैं, यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? ओ। कौन सा ब्लड ग्रुप वाला? ओ नेगेटिव, ज्यादा बेटर है, ओ नेगेटिव, राइट। अच्छा अगर मैं आपसे बात करूं कि अच्छा ये बताओ कि कौन यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है? ए बी। क्या? ए बी। बात क्लियर है? हाँ, ए बी। ठीक है, क्लियर है ना? अब सुनिए, अब समझिए। अब और उसके बाद हमने आरएच फैक्टर के बारे में बात किया था। ठीक है, अच्छा आरएच जो फैक्टर है, आरएच जो ब्लड ग्रुपिंग है, ये किससे निकाली गई थी? किससे पता चला? रिसस मंकी। कौन सी मंकी? रिसस मंकी। फिर से बताओ, रिसस मंकी। अच्छा बताइए, अगर मैं बात करूं कि यहां पे जो डोमिनेंट कौन है? आरएच पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। अच्छा अगर मान लीजिए जो मेल है, ठीक है, आरएच पॉजिटिव है, ठीक है, और फीमेल जो है वो आरएच नेगेटिव है, तो उसका जो बेबी होगा वो कैसा हो सकता है? आरएच पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का नाम सुना है आपने? अच्छा ये कब कंडीशन है? जब जो फीटस हो वो आरएच पॉजिटिव हो और मदर जो है आरएच नेगेटिव हो, तो उसका पहली प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होगी नहीं, लेकिन उसके बाद जो सक्सेसिव प्रेगनेंसी होगी उसमें सब में दिक्कत होगी, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। या तो बच्चा पहले ही, यानी जैसे ही एक्सपोजर होगा, है ना, जैसे ही एक्सपोजर होगा ब्लड का, तो मदर की बॉडी में क्या बनना शुरू हो जाएगी? एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगी। उस आरएच पॉजिटिव के लिए एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगी, और जब आरएच पॉजिटिव के लिए एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगी तो क्या होगा कि जब बच्चे का फिर से सेकंड टाइम में एक्सपोजर होगा ब्लड का, तो वो बच्चा कैसा एंटीबॉडी बनने की वजह से क्या हो जाएगी? ब्लड क्लॉट हो जाएगी, और ब्लड क्लॉट हो जाएगी तो बच्चे की डेथ हो जाएगी। ठीक है, या फिर और भी दिक्कतें हो जाएंगी, जैसे मान लो जॉइंटिस वगैरह आपके चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए लिटिल एक्सपोजर है तो, राइट, क्लियर है? तो ये सारी चीजें भी हो जाएंगी। अच्छा एक बात और आपसे बताता हूं कि देखिए इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के केसेस में बच्चा जो है वो मतलब फर्स्ट तो बढ़िया होती है, लेकिन उसके बाद जो सक्सेसिव प्रेगनेंसी होती है सबके सब प्रॉब्लम्स हो जाती है, आरबीसी कोलैप्स कर जाती है, आरबीसी डैमेज हो जाती है। ठीक है, और इरेथ्रो का मतलब होता है आरबीसी, है ना, फेटालिस, है ना, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इरेथ्रोब्लास्टोसिस यानी आरबीसी ब्लास्ट कर जा रही है, फेटालिस मतलब फीटस में, तो दैट्स इज कॉल्ड द इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। बात क्लियर है? अगर ये चीज ना हो आगे, ये चीज आगे फर्दर ना हो, इसके लिए क्या देते हैं मदर को? कौन सा? एंटी आरएच एंटीबॉडी। ठीक है, तो कौन सा है? एंटी आरएच एंटीबॉडी। याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, तो एंटी आरएच एंटीबॉडी याद रहेगा। अब उसके बाद हमने बात कर रहे थे किसके बारे में? हम बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं क्या? हमारा क्या है? कोगुलेशन ऑफ ब्लड। क्या है? कोगुलेशन ऑफ ब्लड। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं बात करता हूं, क्या अगर मान लीजिए आपको सिंपल से कोई कट लगती है तो क्या यहां पे नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती रहती है? क्या नहीं, कुछ समय बाद क्या होता है? ब्लीडिंग रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? बिकॉज वहां पे क्लॉट हो जाता है ना। अच्छा वहां पे आप रेडिश कलर के, है ना, बहुत समय बाद थोड़े समय देखेंगे आपको डार्क ब्राउन कलर के आपको जो कि स्पॉट देखना है ना, आपको स्कार दिखना शुरू हो जाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि वो जो घाव है वो आपकी हील हो चुकी होती है, धीरे धीरे प्रोसेस में होती है कि हील हो रही है, राइट। अब बात करूं मैं आपसे बेटा, हमने बताइए कि ब्लड के कोगुलेशन के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी कि एक्सटेंसिव ब्लड कोगुलेशन हो सकती है, इंटेंसिव ब्लड कोगुलेशन हो सकती है, वो अलग बात है, वो सब छोड़िए। लेकिन आप ये बताइए, अगर मैं जैसे बात कर रहा हूं कि जैसे कट लगती है तो जितने भी टिश्यूज है ना, वो सारे कैसे हो जाते हैं? तो इन्वायरमेंट की वजह से, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आने से सब क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहले जो आपकी प्लाज्मा में, है ना, प्लाज्मा में कौन है बताओ? थ्रोम्बोकाइनेज। कौन? थ्रोम्बोकाइनेज। तो जो थ्रोम्बोकाइनेज है वो क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिनोजन प्रोथ्रोम्बिन को किसको? प्रोथ्रोम्बिन को किसमें बदलता है? थ्रोम्बिन में। नहीं समझा यार, है ना। तो जो थ्रोम्बोकाइनेज है जो प्लाज्मा में प्रेजेंट है वो क्या करेगा? एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होकर के प्रोथ्रोम्बिन को किसमें बदलेगा? थ्रोम्बिन में। अब ये जब प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बदल देगा तो ये जो फर्दर थ्रोम्बिन है, ये थ्रोम्बिन फर्दर किसको काम करेगा? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। नहीं समझाया? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, और ये फाइब्रिन क्या करेगी? आपकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देगी, जिसमें जो आपके डेड और डैमेज्ड आपके फॉर्म एलिमेंट है वो जाकर के ट्रैप हो जाते हैं। बेटा नहीं आया, सारा रिवीजन हो गया है, ठीक है। अब मैं आगे आपको लिम्फ पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक। चलिए समझिएगा। देखो
एकदम आराम से समझते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ आप लोग, है ना। समझो क्या है ये। मैं आपको पूरी गारंटी दे रहा हूं कि YouTube पे जा करके लिंक सर्च कर लेना, ठीक है। और तुम्हें कुछ एकाकी ऐसे चैनल होंगे जो तुम चैनल देखते हो, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, वहां पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। लोगों ने क्या किया है, मैं बता रहा हूँ लिटरली, लोगों ने डिजिटल बोर्ड पे नाम जो लिखी हुई एनसीईआरटी की लाइनें वो लिख दिया है, उसी को बोल दिया है, ठीक है। मैं वो नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो मुझे खुद नहीं समझ में आता, तो फिर वो आपको क्या समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से डायग्राम बना करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअल में कहानी कैसे चलेगी, राइट। देखो, हाँ एक आध चैनल है, ऐसा नहीं है, एक आध दो चैनल है जो जिन्होंने समझाया है, ठीक है, बट सब मोस्टली वही है, खेल है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए बेटा, देखिए ये मान लीजिए आपकी ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये आपकी ब्लड वेसल्स है, ठीक है। अब ये जो ब्लड वेसल्स है ये आगे चलकर क्या बनाएगी, कैपिलरीज बनाएगी। क्या बनाएगी बेटा, ठीक है। ये रही आपकी कैपिलरीज, और बेटा ये आपकी रही इधर आपकी टिश्यूज, ठीक है। दूसरे कलर से बना दे रहा हूं मैं। देखो ये है आपकी टिश्यूज। देखिए एक्चुअल में कहानी क्या हो रहा है, आराम से समझते हैं, रिलैक्स होकर के, जल्दबाजी नहीं है मुझे। यहाँ से ब्लड आ रहा है इस जगह से, बताओ, बोलो यार, क्लास रेगुलर क्लासेस की तरह करो ना। यहाँ से ब्लड आ रही है, ठीक है, बिल्कुल जैसे मजा, ये रियल फुटेज ही जाएगी वहां पे, पोस्ट होगी वीडियोस पे, यूट्यूब पे, है ना। जो क्लास की रिकॉर्डिंग है, जैसे क्लास में बच्चे मस्ती करते हैं वही तो दिखाना है, ठीक है, या है ना, वही चीज दिखानी है। पानी पी लीजिए मैडम। नहीं पियेंगी, बोलनी फालतू काम नहीं करते, बोला पढ़ाओ चुपचाप। तो यही क्लास की रिकॉर्डिंग दिखानी है बढ़िया से, क्योंकि बच्चे आजकल क्या करते हैं, मैम आ रही हैं, मैम ने हटाओ, टीचर की बात करूँगा, सर भी आ रहे हैं, सर आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, पर बढ़िया से बस खत्म। तो लेकिन वो क्लास वाली फील बच्चों को नहीं मिल पा रही है। तो ये वीडियो स्पेशली क्लास की फील के लिए बनाया जा रहा है, ताकि क्लास में जैसे फील आ रही है वैसे ही है ना। या चलो, मैं सुदामा, कैसे है वो, हाँ मैं बलराम, और आगे बड़ा भैया, कन्हैया, मेरा बड़ा भैया, है ना। चलो आ जाओ। तो मान लीजिए यहां से ब्लड जा रही है, राइट, ठीक है। थोड़ा सा इसको और पतला कर देते हैं ना, इसका रीजन है, बताते हैं क्यों, ठीक है। अब देखो, मान लीजिए ये ब्लड गई, तो बेटा ब्लड जब जाएगी, है ना, तो आपको भी पता है हार्ट में ब्लड आती है, फिर उधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, टिश्यू के पास जाती है, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपका फर्दर हार्ट में आती है, फिर वहाँ से लंग्स में जाती है। पता है, कुछ आइडिया तो है थोड़ा बहुत, है ना। लंग्स से फर्दर फिर जो है कि आपके लेफ्ट आर्टरी मतलब लेफ्ट आर्ट्रियोल में आती है, ठीक है, और फिर एट्रिया में आकर के फिर से वापस आपके जो है कि वेंट्रिकल में आकर के फिर से बॉडी में चली जाती है, सुपीरियर वेना का जो कि आपकी अरोटा के थ्रू, राइट, याद है ना, ठीक। अब सुनो, देखो, तो यहाँ पे ब्लड आई, टिश्यू के पास मिली, ठीक है। देखो आपको मैंने एक चीज पहले बताई थी कि बेटा जो आर्टरी होती है, इसकी जो वॉल होती है वो ल्यूमेन हो, मतलब इसकी जो ल्यूमेन होती है वो थोड़ी सी पतली होती है, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। नहीं आया समझ में, नहीं आया। देखो बेटा इसकी वॉल पतली है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, राइट। अब वेंट्रिकल का प्रेशर, आपकी जो वेन होती है उसका प्रेशर क्या होता है, कम होता है ना, उसकी प्रेशर क्या होती है, कम होती है। एट्रिया की प्रेशर, मतलब आपकी जो आर्टरी है इसकी प्रेशर क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो आर्टरी में बेटा, आर्टरी है ना, और यहाँ पे है ये वेन, ये क्या है, वेन,
तो वेन में प्रेशर क्या होता है, कम होता है, और आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होता है। एक बात खुद दिमाग से सोचो ना यार, अगर कोई चीज ये हायर प्रेशर से इसको लोअर प्रेशर की तरफ जाना है, तो आप खुद बताओ, जब ये प्रेशर को कम करना है, तो अब मान लो इसी रूम में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मतलब बहुत भीड़ है, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि इस रूम का भीड़ कम हो जाए, तो क्या करोगे? यस, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। अब जो ब्लड आ रही है, ब्लड आई, अब यहाँ पे कैपिलरी के बाद इसको कम होना है, नहीं समझ आ रहा है, इसको कम होना है, तो जब कम होना है इसको, तो ये क्या करना चाहिए, इसको यहां के ब्लड को क्या करना चाहिए, यहां के ब्लड को कुछ चीजें क्या करनी चाहिए, बाहर निकालनी चाहिए। नहीं समझ आया? यहां से जब ये ब्लड आ रही है बेटा, इस पे प्रज्ञा समझ में आ रहा है, तो यहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो अभी इस जगह पे तो प्रेशर कम होनी चाहिए, तो जो कहानी होनी चाहिए वो कैपिलरी रीजन पे होनी चाहिए। नहीं आया? जो कहानी होनी चाहिए वो कैपिलरी रीजन पे होनी चाहिए, ठीक है। तो जब कैपिलरी रीजन पे होने, तो अब कैपिलरी रीजन के आसपास है ना, कैसे जाते जाते आप प्रेशर को कम करोगे? तो प्रेशर को आप कोई चीज निकाल के कम करोगे, क्योंकि यहां पे ज्यादा प्रेशर है, इधर कम प्रेशर है, तो अब कम प्रेशर कैसे करोगे? अच्छा, प्रेशर किसकी वजह से लग रहा है बेटा? ये प्रेशर किसकी वजह से लग रहा है? इसमें बहुत सारे फॉर्म एलिमेंट है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत सारे जो है कि आपके केमिकल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, प्रोटीन वगैरह। नहीं समझ में आ रहा है? बहुत सारी चीजें हैं ना बेटा, तो इसकी वजह से वहां पे प्रेशर लग रहा है। इस प्रेशर को हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोल दिए, ऑस्मोटिक प्रेशर बोल दिए, है ना। बेसिकली डिपेंड करता है कि जो पार्टिकल है वो जो प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रेशर लग गई, ठीक है। अब ये प्रेशर लग गई बेटा, तो इस प्रेशर को कम करना है, तो मॉलिक्यूल निकालते रहेंगे अगर हम, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसी की वजह से ये जो आपकी कैपिलरी रीजन है, इस कैपिलरी रीजन में क्या होगा, जो मॉलिक्यूल चाहिए, मतलब सोचते हैं कि प्रेशर कम करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस कैपिलरी की वजह से बेटा कुछ मॉलिक्यूल क्या करेंगे, यहां से बाहर निकालते रहेंगे, इस जगह से बाहर निकालेंगे, इस जगह से बाहर निकालेंगे, ठीक है। इस जगह से क्या करेंगे बेटा, बाहर निकालेंगे। बात समझ में आ गई? तो इस कैपिलरी रीजन से अपन कुछ पार्टिकल को बाहर निकालेंगे। अच्छा, ब्लड में आ क्या रहा है, खुद सोचो, ब्लड में आ क्या रहा है बेटा? इसमें क्या आपकी आरबीसी आ रही है, डब्ल्यूबीसी आ रही है ना, प्लेटलेट्स आ रहा है ना, आपकी प्लेटलेट्स आ रही है, राइट। और बताओ, प्लाज्मा आ रही है, यही सारी चीजें तो आ रही है। प्लाज्मा में प्रोटीन वगैरह भी है। नहीं समझ में आया? यही सारी चीजें तो आ रही है ना। एक्चुअल सोचो ना दिमाग से, क्या चीजें आ रही हैं, बस 10 मिनट रुको, ठीक है। आरबीसी आ रही है, डब्ल्यूबीसी आ रही है, ठीक है, प्लेटलेट्स आ रही है, प्लाज्मा आ रही है। अरे वाटर मॉलिक्यूल भी तो है, ठीक है, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल जैसे इम्यूनो, अरे अभी तो बताओ प्लाज्मा में इम्यूनो एसिड भी है ना, ठीक है, तो ग्लूकोज वगैरह भी, ये सारी चीजें भी तो है। तो प्रेशर को कम करना है तो क्या करोगे, कुछ चीजों को बाहर, सब नहीं निकाल सकते ना। क्यों? क्योंकि ये भी तो डिपेंड करता है कि इस रूम से किसे बाहर निकलना चाहिए, किसको जरूरत है बाहर निकलने की, सब थोड़ी निकल पाएंगे। तो आरबीसी की साइज बड़ी होती है, और आरबीसी में एक और कहानी होती है, डायपिडेसिस। डायपिडेसिस होता है मूवमेंट। डब्ल्यूबीसी डायपिडेसिस कर सकती है, अमीबॉइड मूवमेंट कर सकती है। आरबीसी बोलेगी ना, मैं नहीं जा रही भाई, मैं क्यों जाऊं। अब वो डिपेंड करता है कि कैपिलरी किसको बाहर भेजने के लिए कैपेबल है। सारे एलिमेंट थोड़ी ना चले जाएंगे, जो जिसको वो बाहर भेज सकती है, जिसके लिए परमिएबल होगी, वही तो जाएगा। नहीं आया समझ में? तो क्या आरबीसी जाएगी? नहीं, आरबीसी बोलेगी भाई मैं नहीं जा सकती यार, मुझे मत ले जाओ, ठीक है। क्या प्लाज्मा प्लेटलेट जाएगा? बोलेगा प्लेटलेट, बोलेगा भाई मैं नहीं जाऊंगी, ये बहुत फ्रेजाइल है, बोले ये नहीं जाएगी, बोले मैं भी नहीं जाऊंगी, मुझे भी डायपिडेसिस मैं भी नहीं करती, मैं नहीं जाऊंगी। बोले फिर क्या होगा, एक काम करो, प्लाज्मा में कुछ जो चीजें हैं जैसे क्लॉटिंग प्रोटीन, नहीं, जो बड़े प्रोटीन है वो नहीं जाएंगे। प्लीज बेटा ध्यान से सुनो ना, बहुत बड़े बड़े प्रोटीन नहीं जाएंगे। अब बड़े प्रोटीन में कौन आएगा? अब बड़े प्रोटीन में फाइब्रिनोजन आ जाएगा, ये नहीं जाएगा। बोलेगा मैं नहीं जाऊंगा। क्यों भाई, मुझे प्लाज्मा में रखे क्लॉटिंग करानी है यार, कैसी बातें कर रहे हो, मैं क्यों चला जाऊं। तो फाइब्रिनोजन नहीं जाएगा, फाइब्रिनोजन बड़ा प्रोटीन है। एनसाइक्लोपीडिया एक लाइन कहती है कि सुनो, जो ब्लड सेल्स है, जो फॉर्म्ड एलिमेंट है,
और जो बड़े मॉलिक्यूल है, जो बड़े प्रोटीन है, उनको छोड़ दो, वो लीव कर जाएंगे, मतलब वो उसी में रहेंगे, ब्लड वेसल्स में, लिविंग द ब्लड वेसल, लिविंग इनटू द ब्लड वेसल्स, वो ब्लड वेसल्स में ही रहेंगे, बाकी चीजें भले जा सकती हैं। तो कौन नहीं जाएगा? प्लेटलेट्स नहीं जाएगा। कौन नहीं जाएगा? आरबीसी नहीं जाएगा। और कौन नहीं जाएगा? फाइब्रिनोजन, जो बड़ा प्रोटीन है, जो बड़ा मॉलिक्यूल है, वो नहीं जाएगा। मतलब मैं नहीं जा रहा हूँ भाई, मेरी साइज बड़ी है, यहां से पास ही नहीं कर पाऊंगा। तो क्या जाएगा? डब्ल्यूबीसी जाएगा। क्या जाएगा? डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है? क्या? और तुम पढ़ क्या रहे हो? देखो देखो कुछ मिल रहा है क्या? यस। तो इसमें क्या मिलेगा आपको? डब्ल्यूबीसी। और एक खास बात और, डब्ल्यूबीसी में सारे डब्ल्यूबीसी नहीं मिलते हैं। क्या मिलेंगे? डब्ल्यूबीसी में कौन मिलेगा? डब्ल्यूबीसी का क्या नाम है पूरा? तो डब्ल्यूबीसी में कौन से डब्ल्यूबीसी बताओ? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, जो लिम्फोसाइट्स है ना। तो ये जो लिम्फोसाइट्स है सिर्फ यही रहेंगे। कुछ अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में न्यूट्रोफिल्स वगैरह जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो रहेंगे वो कौन रहेंगे? लिम्फोसाइट। नहीं समझ आया? और कौन रहेगा? जैसे अभी और भी चीजें, प्लाज्मा में और भी चीजें हैं, छोटे प्रोटीन वगैरह, तो वो चले जाएंगे, और आपके ग्लूकोज वगैरह चले जाएंगे। अरे ग्लूकोज क्या करता है? एनर्जी देता है ना। तो लिम्फ भी तो न्यूट्रिशन के लिए हेल्प करता है भाई, ट्रांसपोर्ट का। तो कौन कराएगा? ग्लूकोज कराएगा, और क्या कराएगा? नहीं आया समझ में? तो बेटा ये आरबीसी यहीं पे रहेगी, फॉर्म्ड एलिमेंट, प्लेटलेट्स इसी सेल में रहेंगे, ब्लड वेसल्स में। जाएगा कौन आपके डब्ल्यूबीसी में? सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा जाएगा। क्यों जाना है? जा करके कहीं भी जाएगा, जहां जाएगा वहां पे सेल्स में पहुंचेगा, बोलेगा भैया इधर आओ, बाहर किससे आए हो ना, मारो इसको, खत्म करो। वरना सेल्स में कौन? ब्लड वेसल्स में तो चलो चल रहा है, ब्लड वेसल्स में कोई एंटीजन आ गया मार दिया, बाकी सेलर टिश्यू लेवल पे कौन जाके मारेगा? तो यही निकलते हैं लिम्फोसाइट्स। तो सबसे ज्यादा कौन मिलता है? लिम्फोसाइट। और आपके और कुछ प्रोटीन्स मिलेंगे, है ना, और आपके कुछ एमिनो एसिड्स वगैरह मिलेंगे, ठीक है, एमिनो एसिड, और ग्लूकोज मिलेगा, और वाटर्स वगैरह भी मिलेंगे, और वाटर सॉल्युबल, जैसे वाटर सॉल्युबल यही है बेटा, है ना, आपके वाटर सॉल्युबल यही है, दिस वन इज वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, ये आपके सब क्या है? ये वाटर सॉल्युबल है। नहीं आया समझ में? तो ये सारी चीजें इस टिश्यू के पास में रह जाएंगी। लो यहां पे आ गई, लो यहां पे आ गई। यानी बेटा सेल्स के पास जिसको जो भी पहुंचाना है सब इसी लिम्फ के थ्रू जाएगा। और ये जो आई हुई चीज है, अरे नहीं समझे, ये जो आई हुई चीज है, ये जो आई हुई चीज है, ये जो आई हुई चीज है, यही क्या है? लिम्फ। यही क्या है? लिम्फ। यानी जो इसमें से छन के आई है वही लिम्फ है। नहीं समझ आया? समझ में आया? तो जो भी मॉलिक्यूल, जो भी चीजें ब्लड वेसल से, ब्लड से सेल्स के पास पहुंचनी है, वो किसके थ्रू जाएगी? लिम्फ के थ्रू। नहीं समझ आया? वो सब किसके थ्रू जाएंगी? लिम्फ के थ्रू। अब इसके बाद ये जो लिम्फ है, ये जो लिम्फ है, ये क्या होगा? सारे लिम्फ, जैसे मान लो ये ब्लड है, जैसे मान लो यहां दिख रहा है, मैं बना दूं यहां पर डायग्राम, है ना, जैसे मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स है, अब मान लीजिए, ठीक है, अब ये मान लीजिए ये आपके टिश्यूज है, अब ये मान लीजिए आपके टिश्यूज है, मतलब आपके लिम्फ। अब यहां पे बेटा, यहां पे ये आपकी एक वेसल्स है, यहां पे ये आपकी वेसल्स है, और ये जितने भी लिम्फ है, ये क्या है? दिस इज व्हाट? लिम्फ। दिस इज व्हाट? लिम्फ। ये जो लिम्फ है, जो भी लिम्फ है, टिश्यू को दे दिया, अब ये फर्दर कहां पे चला जाएगा? इस वाले वेसल्स में, और ये कोई और नहीं, लिम्फ वेसल है। मतलब यहां से जितनी भी चीजें आई, यहां से अलग से वेसल्स निकलेंगे, और ये सब लिम्फ वेसल्स में चले जाएंगे। नहीं समझ आया? अब लिम्फ वेसल्स आगे चल के लिम्फ नोड्स बना देगी,
याद करो पेयर्स पैचेज, याद करो यहां पे टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेज, टॉन्सिल्स, ये सब क्या लिम्फ नोड है, यहां पे लिम्फ नोड है। अब यही लिम्फ नोड्स आगे चल करके, ठीक है, ये आगे चल के जो लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड्स आगे चल करके जो है कि लिम्फेटिक डक्ट बनाएंगे, और ये जो डक्ट है ये फर्दर फिर से बेटा कहां पे चल जाएगा, आपके जैसे ये आपके मान लीजिए ये आपके वेन है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका हार्ट है, अच्छा ठीक है, बताना मुझे, ठीक है, यहां दिख रहा है इधर, ठीक है, ये मान लीजिए आपके ये हार्ट है, ठीक है, दिस ये हार्ट है। तो अब क्या होगी आपकी ये जो हार्ट है ना, ये जो आपकी ये जो वेन लेके जाएगी, ये जो वेन लेके जाएगी, ठीक है, तो इसी जगह पे आपके लिम्फेटिक डक्ट, आपके जो लिम्फेटिक वाले सिस्टम होंगे वो लिम्फेटिक सिस्टम यहां पे आ जाएगी। मतलब ये क्या है, दिस वन इज नॉट बट इट, ये आपकी वेन है, ठीक है, जो ये मेजर वेन है बेटा, ये मेजर वेन है, तो इसी मेजर वेन में यहां पे कौन आ जाएगी, लिम्फेटिक डक्ट, लिम्फेटिक डक्ट खुल जाएगी, लिम्फेटिक डक्ट खुल जाएगी, और लिम्फेटिक डक्ट खुल जाएगी तो फिर से सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब यहां से जो चीज निकली थी वो मेजर वेन में जाके खुल जाएगी, और फिर से दोबारा फिर से यहां से ब्लड आएगा, फिर से यही कहानी चलेगी। मतलब ये, अरे नहीं समझे, देखो ये निकल रही तो इसको दोबारा भी सर्कुलेशन में जाना तो चाहिए ना, नहीं आया, सर्कुलेशन में नहीं जाएगा तो यहीं पे क्या जाएगा, स्वेलिंग वगैरह हो जाएगी, यही सब कुछ इडमा वगैरह हो जाएगी। तो इस चीज को क्या करना चाहिए, इसी चीज को वापस से फिर से जाना चाहिए ना सर्कुलेशन में, दोबारा तो फिर से आएगा, फिर से तो न्यूक्लियर आपके ऑक्सीजन फिर से न्यूट्रिएंट्स सबको लेकर आएगा करके, नहीं आया समझ में, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो इसका फंक्शन क्या है, ये देखो, क्या ये एक अलग से सिस्टम चला दिया, क्या ये एक अलग से सिस्टम चल गया, क्या एक अलग से सर्कुलेटरी सिस्टम चल गई, क्या नहीं आया बेटा, बोलो आया ना, ये एक अलग से सर्कुलेटरी सिस्टम चल गई ना, क्या बोलेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम, यही क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम जिसमें लिम्फ ट्रेवल कर रहा है। क्लियर हुआ। अब लिम्फ का फंक्शन क्या है, लिम्फ का फंक्शन से अच्छा, सबसे ज्यादा लिम्फ का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या बताओ, खुद दिमाग लगाओ अपना, सबसे ज्यादा बेटा प्रज्ञा दिमाग लगाओ, सबसे ज्यादा लिम्फ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है। अच्छा, लिम्फ में सबसे ज्यादा क्या मिल रहा है, तो उसका फंक्शन क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म में, इसलिए लिम्फ सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले किसमें करता है, डिफेंस मैकेनिज्म में। बाकी इसका काम और भी है, ट्रांसपोर्ट करना, ग्लूकोज का इम्यून सिस्टम को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, CO2 को ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, तो ट्रांसपोर्ट में भी है थोड़ा सा, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें है, नहीं आया समझ में, क्लियर है। तो ये पूरी कहानी है आपकी लिम्फ की, एकदम हर एक छोटे से छोटी डिटेल को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एनसीईआरटी की रीडिंग करिए जरा, थोड़ा जोर से करना बेटा, जल्दी ओपन करो। जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो, प्रज्ञा पढ़ो, तेजी से पढ़ो। As the blood passes through the capillaries in the tissues, some water along with many small water soluble substance move out into the Yes, this is important line। रुक जाओ बेटा प्लीज, एक मिनट, को क्या बोलना है कि जैसे ही ये पास करेगी ब्लड कैपिलरी में, है ना, जैसे ही ब्लड जो है कि आपकी आर्टरी से वेन में जाएगी, तो आर्टरी से वेन में ब्लड कैसे जाती है, कैपिलरीज के थ्रू। तो कह रहा है कि जैसे कैपिलरीज के थ्रू जाएगी, तो जरा देखो क्या क्या, कुछ वाटर्स है ना, कुछ वाटर सॉल्युबल्स, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, लीक करेंगी। लिखा है लाइन, समझ में आया ये लाइन, आगे पढ़ो। move out into the spaces between the cell। आया देखो, अच्छा ये जो स्पेस है, इस स्पेस को क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस, जो टिश्यू के बीच में स्पेस है इसको क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो दिस इज कॉल्ड नॉट इंटरस्टिशियल स्पेस। बेटा नहीं आया, आगे बढ़ो। Tissue leaving the larger protein and most of the formed elements in the blood vessel। है क्या लाइन बोल दिया कि जो लार्जर प्रोटीन है और जो ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट है उसको ब्लड वेसल्स में ही छोड़ देता है, उसको नहीं उठाता है। तो लार्जर प्रोटीन आपके कौन, आरबीसी, आपके प्लेटलेट्स, है ना, और आपके फाइब्रिनोजन लार्जर प्रोटीन है, इनको यहीं पे इसी में छोड़ेगा, ये तुम मत जाओ। और डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा कौन जाएगा, लिम्फोसाइट जाएगा। क्या काम करेगा, डिफेंस मैकेनिज्म में क्या काम करेगा, नहीं आया समझ में, क्लियर है, आगे बढ़े, पढ़ो भाई। This fluid released out is called the interstitial fluid or tissue fluid। यस, इसे क्या बोल सकते हैं, इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स, इंटरस्टिशियल स्पेस में जो फ्लूइड आ रही है क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो टिश्यू के पास फ्लूइड पहुंचे इसको क्या बोलेंगे, टिश्यू फ्लूइड। अरे बहुत कॉमन सी चीज है नहीं, तो चलो। It has same mineral distribution
इधर 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 देखो, मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था ना कि प्लाज्मा में हमारे पास मिनरल्स कौन कौन से अभी पढ़ाया था, कौन कौन से, सोडियम और क्लोराइड और बाइकार्बोनेट और कैल्शियम। तो ये चीज इसमें भी मिलेगी, क्यों? क्योंकि प्लाज्मा में कुछ चीज तो आ रही है ना, अरे ग्लूकोज वगैरह अमीनो एसिड कहां से आ रही है? प्लाज्मा वाले से। तो इसीलिए बेटा इसमें भी आपको क्या चीज मिलेगी, आपको इसमें कहां मिलेगी बताओ, क्या मिलेगी आपको? सोडियम आयन मिलेगा, और बताओ क्लोराइड मिलेगा, और बाइकार्बोनेट मिलेगी, है ना। तो ये सारे मिनरल्स भी आपको मिलेंगे, और ये वही मिनरल है जो आपके ब्लड में मिल रहा था, जो आपके प्लाज्मा में मिल रही है। तो प्लाज्मा की जो कंपोजिशन है मिनरल्स की, उसी कंपोजिशन में रहेगी। क्यों रहेगी? अरे यार मिनरल्स प्लाज्मा से तो छन के आ रहे हैं ना, तो वही वाले मिनरल तो मिलेंगे जो प्लाज्मा में मिल रहे थे। नहीं आया समझ में? क्लियर है? चलो Exchange of nutrients, gases, etc. between the निशान लगाओ कि ये क्या क्या काम कर रहे हैं बताओ। एक्सचेंज ऑफ गैसेस और न्यूट्रिएंट्स। इधर सुनो, एक चीज और सुनो, देखो देखिए, जो आपकी जो फैट होती है, ठीक है, जो आपकी बेटा फैट होती है, ठीक है, ये फैट, तो फैट जो होती है ना, अगर ये फैट है तो जो बेटा फैट होती है ना, फैट जो होती है ये आपके ब्लड में नहीं एब्जॉर्ब हो पाती, ठीक है, आपके ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। बाकी चीजें तो एब्जॉर्ब हो जाएंगी, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, ये सारी चीजें एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ब्लड फैट क्या है? इनसॉल्युबल होती है। अरे यार पढ़ाया है ना लिपिड, तो फैट क्या होती है? इनसॉल्युबल होती है, जिसकी वजह से ये ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। तो ये फैट है, सबसे पहले क्या होता है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बदलते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बदलते हैं, ठीक है। अब जब डाइजेशन आपको पढ़ाते हैं तो आपको बताते हैं, तो फैट क्या है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल बदलेंगे, इसे बोलते हैं मिसल्स। क्या बोलते हैं? मिसल्स, ठीक है, इसे बोलते हैं मिसल्स। अब ये जो मिसल्स है बेटा, इस मिसल्स पे प्लीज ध्यान देना, इस मिसल्स पे क्या होंगी? प्रोटीन की जो है, ये जो फैट के मॉलिक्यूल है, इसे बोलते हैं फैट ग्लोब्यूल्स। बेटा ग्लोब्यूल्स क्या क्यों कह रहे हैं? स्फेरिकल स्ट्रक्चर है ना, तो जो भी स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है उसे हम ग्लोब्यूल्स कहते हैं। तो ये फैट का बड़ा ग्लोब्यूल है, ये फैट के छोटे ग्लोब्यूल्स हो गए। तो फैट के स्मॉल ग्लोब्यूल्स को हमने क्या कह दिया? मिसल्स। ब्रेक डाउन हो गया इसका, लाइपेज आएगा ब्रेक डाउन कर देगा। अरे पता है ना, फैट को कौन डाइजेस्ट करे? लाइपेज। तो यहाँ पे ये मिसल्स बन गए। अब ये जो मिसल्स बन गए बेटा, तो अब इसके ऊपर है ना, ये जो फैट के मॉलिक्यूल है छोटे छोटे, ये जो फैट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, इस छोटे छोटे मॉलिक्यूल के ऊपर क्या आ जाएगा? प्रोटीन की कोट हो जाएगी। क्या आ जाएगी? प्रोटीन की कोट। ये देखो प्रोटीन कोट हो गई, ये क्या हो गई? प्रोटीन की कोट हो गई। इसको हमने बोल दिया काइलोमाइकॉन। क्या बोल दिया? काइलोमाइकॉन। काइलोमाइकॉन, ठीक है। अब ये जो काइलोमाइकॉन है, ये जो काइलोमाइकॉन है, अब किसके थ्रू? अब ये यहां पे आएगी लिम्फ वेसल्स। क्या? लिम्फ वेसल्स। अब ये लिम्फ वेसल्स बेटा इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, और यही लिम्फ वेसल्स, इसका दूसरा नाम है लैक्टियल्स। क्या नाम है? लैक्टियल्स। इसको क्या बोल दिया हमने? लैक्टियल्स। इसको क्या नाम बोल दिया? लैक्टियल्स। तो लैक्टियल्स क्या है? जो लार्ज लिम्फ वेसल्स होती हैं उसको हम लैक्टियल्स बोलते हैं। और लैक्टियल्स किसमें हेल्प कर रही है? आपके एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट में। किसमें? एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट में। नहीं आया समझ में? तो फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या ब्लड में डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाएगी? नहीं। अरे यार बताओ, नहीं होगी ना। तो ये सबसे पहले किसमें होगी? लिम्फेटिक वेसल्स में। अब लिम्फेटिक वेसल्स में एब्जॉर्ब होगी, अब कहां जाएगा? अब कहां चला जाएगा? अरे अब कहां चला जाएगा? ब्लड स्ट्रीम में। अब तो ब्लड में चला जाएगा ना, क्योंकि सारी चीजें कहां जाके मिल रही है? एट्रिया वाले में, मतलब आपकी वेन वाले में। तो वेन में क्या है? ब्लड ही तो है। तो अब इस तरह से कहां पे मिल गई? फिर से ब्लड में। नहीं आया समझ में? तो लिम्फ वेसल्स में तो क्या हो जाएंगी? एब्जॉर्ब होंगे, और उसके बाद कहां चली जाएंगी? ब्लड स्ट्रीम में। कहां चली जाएंगी? नहीं आया बेटा? क्लियर है? बोलो भाई। चलो आगे बढ़ो। हाँ क्या बोलेंगे? लिम्फेटिक सिस्टम। क्यों? क्योंकि लिम्फ जा रहा है, तो जिस सिस्टम में लिम्फ लेवल का सर्कुलेट करेगा उसको क्या बोलेंगे? लिम्फेटिक सिस्टम। आगे चलो। कलेक्ट दिस फ्लूइड एंड ड्रेन्स इट बैक टू द मेजर वेन्स। क्या? कहां पे जा रहा है? देखो जरा, कहां पे? मेजर वेन, बड़े वेन में, है ना। तो ये कौन? लिम्फेटिक डक्ट के थ्रू जो भी आपके लिम्फ है वो कहां जा रहे हैं बेटा? मेजर। बेटा एक एक लाइन क्लियर है कि नहीं? क्लियर एनसीईआरटी की क्लियर है ना? एकदम क्लियर बता रहा हूं, यूट्यूब पे तुम देख लेना, खाली लाइन पढ़ रहे हैं, सिर्फ लाइन पढ़ के बता रहे हैं, ये जा रहा है। इतना डिटेल में नहीं मिलेगा तुम्हें समझाने को। पढ़ो। The fluid present in the lymphatic system is called lymph. Lymph is colorless fluid. हाँ कैसा है? कलरलेस है। अरे यार प्लाज्मा की कंपोजिशन तो आ रहा है, आरबीसी तो आ ही नहीं रही है ना। दिमाग लगाओ ना, यहीं से सारी चीजें छन रही है। जब यहीं से सारी चीजें छन रही है तो ये कैसे होगी? कलरलेस। अगर आरबीसी आ जाती तब ना रेड होता भैया, तो आरबीसी तो आ ही नहीं रही है, तो ये कैसा कलर होगा? कलरलेस होगा। चलो।
containing specialized lymphocytes which हाँ देखो देखो क्या है, लिम्फोसाइट, क्या लिम्फोसाइट। अच्छा लिम्फोसाइट है तो क्या सबसे ज्यादा काम करेगा, डिफेंस मैकेनिज्म। किसमें बेटा, डिफेंस मैकेनिज्म। नहीं आया समझ में, याद है ना सारी चीजें, आगे बढ़िए। responsible for immune response of the body. Lymph is also an important carrier of nutrients, hormones, etc. Fats are absorbed through. हाय क्या बोला कि फैट्स आर एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ, किसके थ्रू, फैट जो हैगी हमेशा लिम्फ के थ्रू एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, लैक्टियस। चलो Lymph in the lacteals present in the intestinal villi. हाँ, इंटेस्टाइनल विलाई में आपको मिलेगा। बात समझ आ गई बेटा। तो लिम्फ वाली कहानी सब क्लियर है पूरी, समझ में आया प्रज्ञा, ठीक है। तो ये रही आपकी लिम्फ की पूरी कहानी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से आगे डिस्कस करेंगे। अब हम पढ़ेंगे हार्ट, ठीक है, यानी अब हमारा कहानी शुरू होगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए ठीक है, थैंक यू।